नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त लेखिका सुधा जुगरान की लिखी हुई कहानी इस रिश्ते को क्या नाम। पारिवारिक और सामाजिक कहानियाँ लिखने में सुधा जुगरान जी सिद्धहस्त हैं और मालती जोशी जी की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वे सार्थक, शिक्षाप्रद व रोचक कहानियाँ लिखती हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। मॉल के एक कोने में बच्चों की ड्रेसेस देख रही वाणी की नज़र एकाएक सामने खड़े मिरर पर चली गई। अपने पीछे खड़ी कुछ जानी पहचानी सी आकृति देख वो पीछे घूमने को हुई। तभी अपना नाम उसके कानों से टकराया। वाणी। वाणी चौंक कर पूरी घूम गई और पुकारने वाले के चेहरे पर दृष्टि डाल दी। स्मृति पर जरा सा जोर डालते ही कपाट खुल गए। मधुर। वो हैरान हो सामने खड़े मधुर को देख रही थी, जो 2 कदम और पास आकर उसके पास खड़ा हो गया था। दोनों कुछ खुशी, कुछ आश्चर्य व कुछ हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तुम यहाँ पूना में? बातचीत की शुरुआत करता हुआ मधुर बोला। हाँ, यहीं पर है हमारा घर। मैं कई वर्षों से पूना में रहती हूँ। कई वर्षों से? मधुर ऐसे स्वर में बोला जैसे कितना कुछ छूट गया हो हाथ से। और मुलाकात आज हुई? वो जैसे छूटे हुए को समेटते हुए बोला। शॉपिंग करने आई हो? हाँ, लंदन जा रही हूँ अपनी बहन के पास। बेटी के लिए ड्रेस देख रही थी। वो हाथ में पकड़ी हुई ड्रेस पर दोबारा दृष्टि डालती हुई बोली। बेटी? मधुर धीरे से हंसा, फिर ड्रेस पर दृष्टि डालते हुए बोला। और लगता है काफ़ी बड़ी है बेटी। हाँ, 7 साल की है। बहुत शौकीन मिजाज की है। सरलता से कुछ पसंद ही नहीं आता है उसे। कहते कहते वाणी का चेहरा तृप्ति के साथ साथ गौरवान्वित हो गया था। मधुर खोई खोई नज़रों से वाणी का दमकता चेहरा देखता रहा। पर तुम यहाँ कैसे? तुम तो जयपुर में थे। यहाँ पर भी ऑफिस है हमारा। शहर अच्छा लगा इसलिए यहीं घर बना लिया। शहर से थोड़ा दूर है पर भीड़ भाड़ से अलग है। बहुत सुकून और शांति है वहाँ। अभी भी सुकून और शांति की खोज में रहते हो? मधुर को लगा वाणी की बात में बहुत सारे रहस्य घुले हैं। काम खत्म हो गया हो तो बाहर चलें? हाँ, बस इस ड्रेस का पेमेंट कर दूँ, कहकर वाणी ड्रेस लेकर काउंटर की तरफ बढ़ गई। मधुर उसका इंतज़ार करने लगा। 10 मिनट में वाणी आ गई। तुम्हारा घर कितनी दूर है यहाँ से? मधुर ने पूछा। ज़्यादा दूर नहीं है। वाणी को लगा मधुर उसके घर बुलावे का इंतज़ार कर रहा है। वो कुछ बोलना ही चाह रही थी, तभी मधुर बोल पड़ा। घर चलो ना वाणी, थोड़ी देर के लिए। तुम्हारे घर? वाणी विद्रूप सी हंसी हंस दी। क्या करूँगी वहाँ आकर? मिल तो लिए हैं, फिर तुम्हारा घर भी तो बहुत दूर है। मैं तुम्हें वापस छोड़ दूँगा। नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे पास कार है। वो एक नज़र मधुर के चेहरे पर डालती हुई बोली। तो तुम्हारी कार मेरा ड्राइवर चला लेगा, तुम मेरे साथ बैठ जाओ, अपनी कार मैं ड्राइव कर लूँगा। वो थोड़ी देर दुविधा में खड़ी रही। एक मन कह रहा था क्यों जाए मधुर के घर। दिल पर लगे वर्षों पुराने घाव पर जमी पपड़ी तिड़कने को हुई। उसे लगा कहीं वो घाव जिस पर वो रोज़ मरहम लगाकर भरती रही है खुल ना जाए। पर मधुर बहुत कातर निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। चलो ना वाणी, इतने वर्षों बाद मिले हैं, शायद 10-11 साल बाद। यहाँ बैठकर बातें नहीं हो पाएंगी। क्या मुझे एक मौका भी नहीं दोगी अपनी सफाई में कुछ कहने का? मधुर की बड़ी बड़ी गहरी खामोश आंखों की उदासीन कातरता ने उसके अंदर की बर्फ की शिला थोड़ी सी पिघला दी। उसने घड़ी पर नजर डाली। ठीक है चलो। उसने पर्स से चाबी निकालकर मधुर के ड्राइवर के हाथ में दी और खुद मधुर के साथ कार में बैठ गई। मधुर थोड़ी देर चुपचाप ड्राइव करता रहा। आखिर खामोशी को तोड़ता हुआ बोला। बहुत चुप रहने लगी हूँ। ये मेरी आदत कहाँ से आ गई तुम में? वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया। पति कहाँ हैं? क्या करते हैं? वाणी एकाएक कुछ नहीं बोली या बोल नहीं पाई। थोड़ी देर बाद बोली। लगभग 2 साल होने वाले हैं, वे नहीं रहे। ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टरों के अनुसार ऑपरेशन भी ठीक ठाक हो गया था, पर फिर न जाने क्या हुआ। बोलते बोलते वाणी का स्वर आर्द्र हो गया था। ओह, आई एम सॉरी। और बच्चे? बस एक बेटी है, क्लास 2 में पढ़ती है। मधुर चुप हो गया। सोचने लगा वे दोनों भी तो अपनी खूबसूरत उम्र गुजार चुके हैं। लगभग 36-37 साल की उम्र होगी दोनों की।
लेकिन वाणी को देखकर तो आज भी अतीत में झांकने का दिल करता है। चुस्त दुरुस्त है अभी भी, हालांकि वो भी अपना बहुत ख्याल रखता है, पर वाणी की और उसकी ज़िंदगी में अंतर है। उसके पास खुद की देखभाल के लिए कोई कारण कभी नहीं रहा और वाणी को चाहने वालों की कमी नहीं थी। उसका पति, बेटी, उसका दिल फिर कसमसा गया। अपनी क्षण भर की कायरता याद हो आई। लम्हों ने खता की और सजा सदियों ने पाई थी उसकी ज़िंदगी में। एकाएक सामने चौराहे पर लाल बत्ती जल गई। उसका पैर ब्रेक पर पड़ गया। एक झटके के साथ दोनों अतीत से वर्तमान में लौट आए। यहाँ पर घर में कौन कौन है तुम्हारे? वाणी पूछ रही थी। यहाँ पर क्या, कहीं भी कोई नहीं है अब तो। मधुर एक गहरा निश्वास छोड़कर बोला, मम्मी पापा तो कभी के छोड़कर चले गए। ओहो, तुम्हारा परिवार तो होगा। परिवार? मधुर का स्वर एकाएक कड़वाहट से भर गया। तभी सिग्नल हरा हो गया। उसने एक्सीलेटर दबा दिया। कार फिर सड़क पर भागने लगी। परिवार तो बनने से पहले ही उजड़ गया था। मधुर फिर चुप्पी लगा गया। वाणी ने महसूस किया बहुत कुछ है मधुर की ज़िंदगी में जो वो अभी बताना नहीं चाह रहा है। उसने कुरेदना उचित नहीं समझा। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद वे मधुर के घर पहुंच गए। मधुर का घर अच्छा खासा बड़ा व शानदार था। कार खड़ी करके दोनों अंदर आ गए। तुम्हारा घर तो बहुत खूबसूरत है। वाणी अंदर आकर चारों तरफ देखती हुई बोली, इतनी साज सज्जा, तुम तो इतने शौकीन कभी नहीं थे। खूबसूरत घर? मधुर कुछ कुछ व्यंग भरे स्वर में बोला। इस खूबसूरत घर में मेरी छोटी सी पसंद को जगह नहीं मिल पाई तो कैसे खूबसूरत हुआ ये घर। सोफे पर बैठती वाणी की नज़र चौंक कर मधुर की नज़रों से जा टकराई। बहुत कुछ था उन निगाहों में। उसे लगा मधुर की आंखों में उन दोनों का पूरा अतीत उतर आया है। उसने निगाहें घुमाकर सामने लटकी पेंटिंग पर टांग दी, जिसमें एक लड़की हिलोरे मारते अनंत महासागर के किनारे खड़ी जैसे वर्षों से किसी का इंतज़ार कर रही थी, ये जानते हुए भी कि अब ये इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। अनायास उसकी आंखें छलछला आईं। पता नहीं उस लड़की के दर्द से या उस पेंटिंग के भाव से जुड़े अपने दर्द से। मधुर की नज़र बचाकर उसने रुमाल से आंखें पोंछ लीं। मधुर ने नौकर को बुलाकर चाय नाश्ता लाने की हिदायत दी। चलो वाणी, लॉन में चलकर बैठते हैं, वहीं पर पी लेंगे चाय। दोनों बाहर आ लॉन में बैठ गए। खूबसूरत लॉन से घिरा मधुर का घर और तरह तरह के फूलों से भरी पुष्प वाटिका, दुर्लभ जाति के गुलाब के फूल, एक ही नज़र में उसने सब कुछ देख लिया। तभी मधुर का मोबाइल बज उठा। वो फ़ोन पर बातें करने लगा। पीछे डूबते सूरज की कुछ स्वर्णिम रश्मियाँ मधुर के चेहरे पर पड़ रही थीं। वो ध्यान से मधुर का चेहरा देखने लगी। मधुर आज भी खूबसूरत व प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी है। उम्र बढ़ने से कुछ वजन बढ़ गया है, पर मधुर की मीठी हंसी जो उसे अंदर तक गुदगुदा जाती है अभी भी बरकरार है। मधुर के व्यक्तित्व का भोलापन उसे हमेशा अपनी तरफ खींचता था। कानपुर आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में दोनों ने साथ साथ प्रवेश लिया था। जहां वाणी आत्मविश्वास से भरपूर, खूबसूरत व संतुलित व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, वहीं मधुर संपन्न घर से संबंधित होने के बावजूद भी बहुत संकोची व मितभाषी था। जहां वाणी को अपनी बात खुलकर बोलनी व रखनी आती थी, वहीं मधुर अच्छा बुरा सब कुछ दिल में रख लेता था। उन दोनों के विपरीत व्यक्तित्व धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के करीब ले आए। फिर दोनों जयपुर शहर के रहने वाले थे, इसलिए भी उनकी दोस्ती जल्दी हो गई। वाणी के पिता ठीक ठाक सरकारी नौकरी में थे। मध्यम वर्गीय हैसियत वाला परिवार था। वे दो बहनें थीं, पर उसके पिता ने अपनी दोनों बेटियों को अच्छी स्कूलिंग और अच्छी शिक्षा दीक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत लाड़ प्यार से पाला था बेटियों को, इसलिए उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास हुआ। वहीं मधुर पिता के कठोर अनुशासन में पला और माता पिता के स्वाभाविक प्यार से वंचित ही रहा। संपन्नता के बावजूद इकलौता बच्चा होने के कारण वो अंतर्मुखी हो गया था। उसे वाणी की बेबाकी पसंद आती और वाणी को उसका भोलापन भाता। 4 साल की इंजीनियरिंग करते करते वे बेहद करीब आ गए और ज़िंदगी साथ साथ बिताने के सपने देखने लगे। हालांकि दोनों को एक बात का डर था कि मधुर के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार होंगे या नहीं, क्योंकि एक तो उन दोनों के आर्थिक स्तर में काफ़ी अंतर था। ऊपर से मधुर के पिता घोर अंधविश्वासी थे। वे जन्मपत्री पर बहुत अधिक विश्वास करते थे। वाणी को अपने माता पिता से उठते बैठते पता लगा था कि वो मंगली है और उसकी शादी किसी मंगली लड़के से ही होनी चाहिए।
किसी इंसान से लड़ना सरल था, पर किसी के विश्वास या विचारों से लड़ना बहुत ही दुष्कर कार्य था। मधुर अपने पिता के विश्वास से कैसे लड़ेगा, ये सोचकर वाणी कभी कभी बहुत उलझन में पड़ जाती थी। पर वाणी को विश्वास था कि मधुर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा। अपने पिता को जानती थी, जन्मपत्री पर उनका विश्वास भी मजबूत था, पर उसके पिता अपनी बेटियों पर अपनी मर्जी कभी नहीं थोपेंगे, उन्हें तो वो मना ही लेगी। उसकी इंजीनियरिंग पूरी हो गई। इंजीनियरिंग के बाद दोनों ने एमबीए भी साथ किया। दोनों को कैंपस से नौकरी मिल गई। किस्मत से दोनों की ही पहली पोस्टिंग जयपुर में हो गई। थोड़े समय तक नौकरी करने के बाद घर में उसके विवाह की बात जोर पकड़ने लगी। अब वो पशोपेश में पड़ गई। पिता को वस्तु स्थिति से अवगत कराना जरूरी हो गया था। उसने मधुर को मिलने के लिए बुलाया और उसे सारी बात बताई। मैं अब और इंतज़ार नहीं कर सकती मधुर, मुझे पिताजी को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तुम भी अपने घर में सब कुछ बता दो। ठीक है, मैं भी बात करता हूँ पापा से, तुम भी अपने पिताजी से बात कर लो, कुछ सोचकर मधुर बोला। और उस दिन घर जाकर जब उसने पिता को मधुर के बारे में बताया तो उसके खुले विचारों वाले पिता ने उसकी पसंद को सहज रूप में लिया। पर जन्मपत्री को लेकर वे असहज थे, पर उसने अपने तर्कों से उन्हें परास्त कर दिया था। पर जब वे मधुर के पिता से मिलने गए तो भौचक्के के रह गए। दिमाग खराब है इस लड़की का, जानती भी है उसके पिता कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। मधुर उनका इकलौता बेटा है, ऊपर से उनके और हमारे आर्थिक स्तर में भी जमीन आसमान का फर्क है। उसके पिता एक मंगली लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आखिर मधुर भी तो वही करेगा जो उसके पिता चाहेंगे। नहीं पिताजी, मधुर ऐसा लड़का नहीं है, न उसके विचार पिछड़े हुए हैं। मैं उसके बारे में और उसके पापा के बारे में सब कुछ पहले से ही जानती थी। तब भी तूने उसकी तरफ कदम बढ़ाए। वो लड़का है, कॉलेज में तुझसे वादे कर लिए, पर करेगा वही जो उसके पिता कहेंगे। वो सब आज मुझे उसके दबंग पिता से बात करके पता लग गया। वे तो किसी की इज्जत करना भी नहीं जानते, उन्हें अपनी संपन्नता का भी बहुत घमंड है। नहीं पिताजी, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, मधुर में ये सब ऐब नहीं है। वो बहुत ही शरीफ लड़का है। क्या मैं ऐसे वैसे किसी लड़के को पसंद कर सकती हूँ? आप उससे एक बार मिल तो लीजिए। वाणी अनुनय करती हुई बोली। मान भी लिया कि मधुर शरीफ लड़का है और इकलौते बेटे की जिद से उसके माता पिता तैयार भी हो गए। आर्थिक स्तर का फर्क वे भूल भी जाएं, तब भी मंगली लड़की से अपने इकलौते बेटे का विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। और भगवान ना करे कुछ भी मुसीबत तेरे जीवन में आ गई तो उसका जिम्मेदार उनकी नज़र में हमेशा तेरा मंगली होना ही होगा। उसे भूलने में ही तेरी भलाई है, पिता फैसला सा सुनाते हुए बोले। वो चुप हो गई, गमगीन व उदास रहने लगी। उसे इस कदर गमगीन और उदास देखकर उसके पिता पसीज गए। एक दिन उसके सिर पर हाथ फेर कर बोले, जा पूछ मधुर से, क्या वो तैयार है तुझसे विवाह के लिए? क्या यहाँ आकर बात कर सकता है? क्या वो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध तुझसे विवाह कर सकता है? तेरा मंगली होना भूल सकता है? सुनकर वो खुशी से बावली हो गई थी और उसी खुशी की रौ में मधुर के घर चली गई थी। लेकिन मधुर के शानदार कृष्णा प्रासाद की छटा देखकर तो पल भर के लिए वो भी दंग रह गई। पता नहीं वो ठीक कर रही है या नहीं, कहीं ये रिश्ता जिंदगी भर के लिए बोझ ना बन जाए उसके लिए। फिर भी डरते घबराते उसने घंटी बजा दी। तभी घर के अंदर से निकलकर नौकरानी बाहर आ गई। किससे मिलना है? मधुर से मिलना है, उसकी दोस्त हूँ, उसके साथ पढ़ती थी। सुनकर उसने गेट खोल दिया और उसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बैठा दिया। इतना बड़ा और साज सज्जा वाला ड्राइंग रूम उसने कभी नहीं देखा था। मधुर के सरल स्वभाव से उसका अभिजात्य कभी छलका ही नहीं था। वो संकुचित सी बैठकर मधुर का इंतजार करने लगी, पर मधुर के बजाय मधुर के पिता ड्राइंग रूम में आ गए। किससे मिलना है तुम्हें? उनके रौबीले व्यक्तित्व और रौबीली आवाज़ से वो सूखे पत्ते सी कांप गई। जी मधुर से, मैं वाणी हूँ। हम दोनों ने इंजीनियरिंग व एमबीए साथ किया है। ओह, तो तुम हो वाणी? मधुर के पिता उसे घूरते हुए बोले। सुनकर वाणी समझ गई थी कि उसे लेकर मधुर के घर में तूफान आ चुका है। तुम जैसी लड़कियां लड़कों को फंसाना खूब जानती हैं, और वो भी लड़का यदि मधुर जैसा सीधा साधा हो तो क्या मुश्किल है? तुम्हारे पिता को पूरी बात समझ में नहीं आई थी जो तुम्हें भेज दिया? जी? सुनकर अपमानित हो वो और भी कांप गई थी। ऐसी कोई बात नहीं। हकलाहट में उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। शर्म नहीं आती? यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी?
वे मधुर पर आया सारा गुस्सा उस पर निकालते हुए बोले थे। मैं तुम्हारे पिता से कह चुका हूँ कि वे अपने स्तर के अनुरूप अपनी मंगली बेटी के लिए कोई मंगली लड़का ही ढूंढें। तभी कहीं बाहर से मधुर आ गया था। वाणी को आया जान वो ड्राइंग रूम में आ गया। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो। तू चुप रहे। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? उसके पिता चिल्लाते हुए बोले। पिता की दबंगता से त्रस्त मधुर उसके पास आकर बोला, वाणी, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं खुद ही आकर तुमसे मिल लेता। मधुर की बात सुनकर वाणी जड़ हो गई। खुशी की रौ में उसने कुछ भी नहीं सोचा। कितना बड़ा अपराध कर डाला था यहाँ आकर। वो दरअसल पिताजी ने भेजा है, मुझे तुम्हें बुलाया है, वो किसी तरह बोली। हाँ हाँ, बाप बेटी मिलकर फंसाओ लड़के को। मधुर कोई नौकर है या चपरासी है जो हाथ बांध कर तुम्हारे बाप के सामने खड़ा हो जाएगा? वाणी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। फिर नहीं सुन पाई वो इतनी नीची बात। उसका सर्वांग सुलग उठा। अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती है वो, पर अपने पिता का नहीं। उसने एक नज़र मधुर पर डाली। वो जानती थी कि मधुर अपने पिता के सामने बोल नहीं पाता है, पर इतना कायर पुरुष भविष्य में उसके मान सम्मान की भी क्या रक्षा कर पाएगा, जो आज उसके सम्मान की रक्षा के लिए मुंह नहीं खोल पा रहा है। उसने एक बार भरी नज़रों से फिर मधुर की तरफ देखा। वो व्याकुल, मजबूर और घायल निगाहों से उसे देख रहा था। वो पलटी और बाहर निकल गई। एक पल के लिए उम्मीद की कि शायद मधुर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ बाहर निकल जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। घोर अपमानित हो उस दिन वो मधुर के कृष्णा प्रसाद से बाहर निकल आई थी। गेट के बाहर आकर वो 5 मिनट तक खड़ी अपने आंसुओं को पोंछती रही, एक धुंधली सी उम्मीद में कि शायद मधुर उसे खोजता हुआ बाहर आ जाए, लेकिन मधुर नहीं आया। उस दिन जब वो घर पहुंची तो अपने माता पिता से कुछ भी नहीं कह पाई। उसकी हालत देखकर उसके माता पिता ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसके विवाह की बात जहाँ चल रही थी, लड़का मंगली था और जन्मपत्री जुड़ी हुई थी, वहीं आगे बढ़ी। देखना दिखाना हुआ और 2 महीने के अंदर उसका विवाह हो गया। जीवन साथी के रूप में नितिन जैसी शख्सियत का साथ मिला। मधुर की याद तड़फाती, पर वो उस पर उस दिन हुए अपमान का मरहम लगाकर भरती रही। धीरे धीरे समय के साथ घाव पर पपड़ी जम गई, पर पपड़ी कई बार तिड़कने को होती थी तो उसे लगता कि अंदर का घाव अभी पूरी तरह भरा नहीं था। जीवन में कोई कमी रही हो ऐसा नहीं था। प्यार करने वाला पति, आगे पीछे घूमने वाली बेटी और फिर उसका खुद का सम्मानजनक करियर, संपूर्ण जीवन जिया उसने, पर उस घाव की पपड़ी कभी सूखने नहीं पाई। और एक दिन उसके पिता के अथक प्रयासों के बाद, ढूंढे मंगली पति के बावजूद भी विधि ने उसकी किस्मत में वैधव्य लिख दिया। उस दिन उसका दिल किया चिल्ला चिल्ला कर पूछे अपने और मधुर के पिता से कि ठोक बजाकर की गई 2 मंगली लोगों की शादी के जीवन में आखिर ये क्यों हो गया। वाणी, ओ वाणी, कहाँ खोई हो? कितनी देर से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम तो आंखें मूंद कर चुपचाप बैठी हो। नींद आ गई थी क्या? मधुर बोल रहा था। ओह, वो जैसे होश में आकर सीधी बैठती हुई बोली, तुम फ़ोन पर बात कर रहे थे इसलिए। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। मधुर उसे चाय का कप पकड़ाता हुआ बोला। दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चाय खत्म कर मेज पर रखता हुआ मधुर बोला, वाणी, उस दिन का बहुत कुछ अनकहा आज भी दिल में शूल की तरह गड़ा हुआ है। पिछले 10 सालों से चैन से नहीं रह पाया। क्या फ़ायदा अब उस विषय पर बात करने से? वाणी मधुर से नज़रें चुराकर दूर क्षितिज पर टांगती हुई बोली। फिर भी मेरे दिल पर चुभे नश्तर की पीड़ा कुछ कम हो जाएगी। मधुर क्षण भर रुककर बोला, उस दिन तुम्हारे जाने के बाद जीवन में पहली बार मुंह खोला पापा के सामने। मम्मी भी सहम गई थी पहली बार मुझे इस रूप में देखकर। उसके बाद 3 महीने तक अबोला रहा मेरे और मम्मी पापा के बीच। थक हार कर एक दिन पापा बोले कि वे सिर्फ मेरी खुशी के लिए अपना सकते हैं तुम्हें, पर पंडित के कहे अनुसार घट विवाह या पेड़ से विवाह, जो भी निवारण मंगल दोष दूर करने का वो बताएंगे, तुम्हारे पापा को करना होगा और शादी भी उनके स्तर के अनुरूप करनी होगी। सुनकर मैं तुमसे मिलने गया था, ये सोचकर कि एक बार विवाह हो जाए तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पता चला कि तुम्हारी शादी हुए तो 1 महीना हो चुका है। सच कहूँ बहुत गुस्सा आया था उस दिन तुम पर। इतनी जल्दी थी शादी करने की, थोड़ा भी इंतज़ार नहीं कर पाई मेरा। लेकिन फिर समझाया खुद को, किस भरोसे इंतज़ार करती तुम मेरा? कितना अपमान हुआ था उस दिन तुम्हारा मेरे घर पर। कुछ भी तो नहीं बोल पाया था मैं तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए।
कोई विश्वास, कोई सूत्र भी तो न थमा पाया था तुम्हें, जिसे पकड़कर तुम मेरा इंतज़ार कर पाती। बोलते बोलते मधुर का स्वर भावुक हो गया था। ना चाहते हुए भी वाणी के अश्रु आंखों से निकलकर गालों पर लुढ़क गए। पूछते हुए बोली, छोड़ो इन बातों को मधुर। कुछ प्रेम कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ बनकर रह जाती हैं, अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाती हैं। उनकी किस्मत रिश्ते में बदलने की नहीं होती। तुम मुझे मिल भी जाते तब भी हमारी शादी नहीं हो सकती थी। तुम्हारे पिता की उन शर्तों पर मैं शादी के लिए कभी तैयार नहीं हो पाती। पर अपने बारे में बताओ, तुम्हारी शादी, तुम्हारा परिवार। तुम कुछ कह रहे थे, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। कुछ देर लगी मधुर को अपनी आवाज़ संयत करने में। बस वाणी, शादी तो मैं कर चुका था तुम्हारे साथ। पाण ग्रहण संस्कार ही तो सब कुछ नहीं होता। तुम्हारे जाने के बाद वीरान रेगिस्तान सा हृदय लिए दोबारा किसी दूसरे से जुड़ने की बात नहीं सोच पाया। पापा से साफ कह दिया, मेरी शादी हो चुकी, मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। तुम्हारे साथ का 6 साल का सानिध्य मैं नहीं भुला पाया। अकेला रहकर कोसता रहा 10-11 साल से खुद को। योग्य था, आत्मनिर्भर था, क्यों नहीं उस दिन तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और खुद के बूते एक नई जिंदगी की शुरुआत की। खुद को सजा देता रहा तुम्हारे अपमान का विरोध न करने की और साथ ही अपने अभिभावकों को तुम्हारा अपमान करने की। वाणी के हृदय में बहुत कुछ घुमड़ गया। उसे लगा उसके दिल पर लगे घाव की पपड़ी कई जगह से तिड़क गई और घाव जगह जगह से रिसने लगा है। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मधुर। उस एक घटना की काली चादर से अपना संपूर्ण जीवन ढक लिया। क्या मिला तुम्हें ऐसे रहकर? मुझे भी एक अपराध बोध से भर दिया तुमने। तुम्हारे मम्मी पापा इसी दुख में चले गए। तुम्हारे बाद कोई आकर्षण न रहा जीवन का। तुमने तो मुझसे नफरत करके घर बसा लिया, पर मैं तुम्हारे प्यार को भुलाकर घर नहीं बसा पाया। मम्मी पापा के जाने के बाद जयपुर का वो घर भी बेचकर यहाँ पूना में घर बना लिया। वहाँ तुम्हारी यादें बहुत तड़पाती थी वाणी। वाणी ने कोई जवाब नहीं दिया। अपने अपने अतीत में उलझे दोनों खामोश रहे। वाणी, एक बात कहूँ? हाँ कहो। जो तब ना हो सका, क्या अब नहीं हो सकता? क्या हम अब बाकी जीवन साथ नहीं बिता सकते? वाणी ने नज़र मधुर के चेहरे पर टिका दी। बहुत कुछ था उन नज़रों में। हर बात का एक वक्त होता है और बात इंतज़ार कर सकती है, पर वक्त इंतज़ार नहीं कर सकता। उसे तुरंत समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे मधुर की बात का। एकाएक उसे घुटन सी होने लगी। वो उठकर धीरे धीरे चलती हुई गुलाब की क्यारी के पास आ गई। तरह तरह के रंगों और जाति के गुलाबों से क्यारी भरी पड़ी थी। माली ने तरतीब से काट छाट की हुई थी पौधों की। वो पलटकर मधुर के प्रासाद को निहारने लगी, ठीक मधुर के पापा की तरह, जैसे उन्होंने बड़ा किया मधुर को, इन गुलाबों की तरह काट छाट कर घर की शोभा बढ़ाने के लिए। तभी मधुर भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो पलटकर फिर सामने देखने लगी। दूर ललछौए क्षितिज पर बादल का एक टुकड़ा बिछा था और दिन भर की थकी हुई पीली धूप सामने के घर की बालकनी में पसरी सुस्ता रही थी। शायद ऊर्जा संचित कर रही थी अपनी आगे की यात्रा के लिए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया वाणी। उसे लगा उसके अंदर भी ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब वो मधुर की बात का स्पष्ट जवाब दे सकती है। नहीं मधुर, जब वक्त था तब तुम अपने रिश्तों तले दबे हुए थे। उन रिश्तों को झटक पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं हुआ। आज मैं अपने रिश्तों के मोह में बंधी हुई हूँ। मेरे लिए अपने रिश्तों को झटक पाना अब संभव नहीं है। तब अपने माता पिता, उनके अंधविश्वास के विरुद्ध जाकर, अपने समाज को छोड़कर अपनी प्रेमिका का हाथ पकड़ने की तुम हिम्मत नहीं कर पाए। आज मुझ में हिम्मत नहीं है। अपनी बेटी, अपनी समाज, अपने पति की यादों को छोड़कर अपने पूर्व प्रेमी का हाथ थामने की। अब अपने और मेरे रिश्ते को कोई नाम देने की कोशिश मत करो मधुर। इस प्यार को अब प्यार ही रहने दो, कहकर वाणी तेजी से मुड़ने को हुई। लेकिन मधुर के मजबूत हाथों ने आज उसकी कलाई पकड़ ली थी। नहीं वाणी, आज उस दिन की तरह गलती नहीं करूँगा। उस दिन अपनी कायरता की वजह से तुम्हें खो दिया था मैंने। आज मैं किस्मत से हाथ आए इस अवसर को जाने नहीं दूंगा। फिर तुम मुझे चाहे कितनी भी सज़ा क्यों ना दो। वाणी ने पलट कर मधुर की आंखों में झांका। लगा 10 सालों का अंतराल कहीं खो गया है। वे फिर से वर्षों पहले के अल्हड़ प्रेमी बन कॉलेज के प्रांगण में जा खड़े हुए हैं और उसकी बेबाकी पर फिदा मधुर जैसे वही भोला भाला जिद्दी युवक बन बैठा था। मेरा हाथ छोड़ दो मधुर। बोलते बोलते वाणी की आंखों के कटोरे छलक पड़े। तुम हमेशा से ऐसे ही जिद्दी रहे हो और हमेशा मुझे अपने भोलेपन और जिद्द से हराते रहे।
वाणी की आवाज़ भर्रा गई। तो आज भी हार जाओ ना। बस एक बार वादा रहा, आज के बाद हमेशा तुमसे हारूंगा, कभी जीतने की कोशिश नहीं करूंगा। वाणी की आवाज़ की आर्द्रता मधुर की आवाज़ में भी घुल गई थी। वो नम और कातर निगाहों से उसे देख रहा था। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। मधुर उसके दिल का एकमात्र स्वामी, उसका पहला प्यार जिसे वो कभी भुला नहीं पाई थी, आज फिर से विधि ने उन दोनों को एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया था। अब अधिक मत सोचो वाणी, हमारा रिश्ता तो आज नियति को भी मंजूर है। ऐसा नहीं होता तो हम आज ही क्यों मिलते। मुझे माफ़ करके भूल सुधारने का मौका दो। नहीं मधुर, भूल तो तुम सुधार चुके, पश्चाताप करके, मेरे प्यार के लिए अविवाहित रहकर। वाणी मधुर के करीब आ गई। मधुर ने आज एक नए विश्वास से हाथ खींचकर वाणी को अपनी बाहों में भर लिया और सारा विगत भुलाकर वाणी मधुर की छाती से जा लगी। थोड़ी देर तक दोनों यूं ही खड़े रहे। अब मैं जाऊं? मधुर की छाती से लगी वाणी बोली। कहाँ? अब तुम्हारे घर आने के लिए जाना तो पड़ेगा ना? वाणी स्मित मुस्कान से बोली। आंखें अभी भी नम थीं। अब कब आओगी? अभी तो तभी आऊँगी जब तुम मुझे लेने आओगे। इस बार वाणी के होंठ ही नहीं, आंखें भी मुस्कुरा रही थीं। वाणी की बात का अर्थ समझकर मधुर भी मुस्कुरा दिया। वाणी ने अपना पर्स उठाया, कार स्टार्ट की और घर की तरफ चल दी। कार चलाते हुए वाणी की आंखें आंसुओं से लगातार धुंधला रही थीं। एक दिन मधुर के घर से वो अपमानित होकर निकली थी। दिल पर लगे मधुर की यादों के घाव पर वो अपने अपमान का मरहम लगाकर भरने का असफल प्रयत्न करती रही जिंदगी भर, पर वो घाव कभी भरा नहीं। लेकिन उसे लग रहा था वो घाव अब भर जाएगा। सोचकर उसने एक्सीलेटर पर पैर का दबाव बढ़ा, कार की गति तेज कर दी। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी इस रिश्ते को क्या नाम। उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और हाइप करिएगा। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।